हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर अप किया था कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, यानी उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी 1789 से पहले वो किस तरीके की थी। हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हमारे वहाँ पे उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो थी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट जो मेंबर थे वो थे क्लर्जी मेंबर्स, सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो थे नोबल्स, एंड थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो थे हम पीजेंट्स वगैरह। और जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी उस टाइम पे वो सारे थर्ड स्टेट में आते थे। ये हमने देखा था कि उस टाइम पे इस टाइप से सोसाइटी थी जिसे हम ओल्ड रिच में भी बोलते हैं या फ्यूडल सिस्टम भी या फ्यूडल सोसाइटी भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी थी क्या थी, जो फ्रेंच सोसाइटी 1789 से पहले थी। फिर वहाँ पे क्या था, तो दो टाइप के टैक्स थे जो लिए जाते थे, तीस एंड द टेल टैक्स। जो तीस टैक्स है वो लिया जाता चर्च के द्वारा, जो कौन देते थे, थर्ड स्टेट वाले देते थे। और जो सेकंड टेल जो टैक्स है वो जो थे वो कौन देते थे, पीजेंट ही देते, लेकिन किसको देते, डायरेक्टली किंग को देते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो ये टेल और जो टी टैक्स था ये सारे टैक्स वगैरह ले रहे। अब ये टैक्स क्यों ले रहे थे उस वक्त पे, तो ये टैक्स वगैरह इसलिए ले रहे थे क्योंकि जो उस टाइम पे जो किंग जो बने थे उस टाइम पे उनको ट्रेजरी में क्या मिला, एम्प्टी ट्रेजरी मिली। फिर हमने देखा कि एम्प्टी ट्रेजरी का रीज़न क्या था, जैसे कि आप देखो कि वॉर वगैरह में उन्होंने बहुत स्पेंड किए थे मनी, ठीक है। और जैसे अमेरिकन 13 उनकी कॉलोनी से उनको इंडिपेंडेंट दिलवाई थी उन्होंने। और साथ में जैसे कि रेगुलर एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। इतनी चीज़ें इन सब में इन्होंने स्पेंड किया, तो इस तरीके से उनकी खर्च होगी काफ़ी मनी। तो इसकी वजह से एम्प्टी ट्रेजरी हो गया। और इसी को वापस फिल करने के लिए, भरने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स इम्पोज करे, ठीक है। टेल टैक्स सब, लेकिन जो ये टैक्स थे ये सिर्फ किस पे थे, सिर्फ ये थे थर्ड स्टेट वालों पे थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वालों पे नहीं थे। तो और साथ में प्लस जो उनकी पॉपुलेशन थी वो 90% पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट वालों की। और जो उनमें जो फर्स्ट और सेकंड में तो उनके पास 10 पॉपुलेशन थी, 10%। और प्लस क्या था कि जो उनके जो एरिया था 40% ओनली एरिया जो है वो 90% पॉपुलेशन जो थर्ड स्टेट वाले थे उनके पास था। अदरवाइज जो सारी जो एरिया था वो किसके पास था, जो फर्स्ट एंड सेकंड वालों के पास। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से अनजस्टिस था उस टाइम पे। तो फिर इसके बाद में देखा आउटब्रेक कैसे हुआ था, जब वो टैक्स इम्पोज करने का उन्होंने दोबारा ये आइडिया लिया कि उनको टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा, फर्दर और टैक्स इम्पोज करने हैं। तो उसके अंदर तो उसको इम्पोज करने के लिए उनको वो एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। वही मीटिंग क्या होती है, हमारी स्टेट जनरल मीटिंग होती है। अब देखो उस मीटिंग, वो जो टैक्स है किंग खुद इम्पोज नहीं कर सकता, उसको इम्पोज कराने के लिए एक मीटिंग रखवानी पड़ती है। और वो मीटिंग क्या है, स्टेट जनरल मीटिंग है। अब स्टेट जनरल मीटिंग वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी। अब जानते हैं कि स्टेट जनरल मीटिंग है क्या। जो स्टेट जनरल मीटिंग है वो क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है जहाँ पे क्या होता है, जो सारे जो तीनों स्टेट के जो मेंबर्स है, ये रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं उनको, वो सारे मिलके एक मीटिंग करते हैं। वहाँ जाके बैठ के वो मतलब डिसाइड कर दे कि उनको टैक्स इम्पोज करना है या नहीं करना है। लेकिन मीटिंग कब बुलानी है ये कौन डिसाइड करता है, ये किंग खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन जो टैक्स वगैरह इम्पोज करने हैं वो डायरेक्टली किंग नहीं कर सकता, उसको इम्पोज कराने के लिए स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। अब यहीं से हम पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कि किस तरीके से 14 जुलाई 1789 जो इवेंट था वो किस तरीके से हुआ था। तो स्टेट जनरल मीटिंग वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव हाउ द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। तो ये लास्ट टाइम जो मीटिंग थी वो कब हुई थी, 1614 में हुई थी। लेकिन जो ये दोबारा मीटिंग हुई वो कब हुई थी, 5 मई 1789। यानी इतना लेट ये मीटिंग हुई थी, 1614 में कितने सालों बाद दोबारा ये मीटिंग की गई थी। तो ये था बेसिकली स्टेट जनरल मीटिंग जो हमने पढ़ा। अब इसका थोड़ा पास्ट में देखते कि किस तरीके से स्टेट जनरल मीटिंग पहले थी, ठीक है, वो सभी हम इसमें देखेंगे। तो पहले जो 5 मई 1789 के अंदर क्या मीटिंग बुलाई गई, लुई 16 की, कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। यानी लुई 16 जो थे वो थे उस टाइम के मोनार्क। उन्होंने क्या किया था, मीटिंग बुलाई थी स्टेट जनरल मीटिंग, जिसमें सारे तीनों स्टेट के मेंबर्स थे जो कि वहाँ पे मीटिंग करेंगे। फिर ये जो मीटिंग है ये कहाँ हुई थी, ये मीटिंग हुई थी वर्सेल में, जो रेस्प्लेंडेड हॉल है वर्सेल्स में, वहाँ हुई थी, वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। अब तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के मेंबर्स है
ईस्ट स्टेट के जो मेंबर है वो कितनी है, 300 ईच है, यानी फर्स्ट में भी 300 है, सेकेंड में भी 300 है, बट जो थर्ड ईस्ट स्टेट के मेंबर्स है वो कितने हैं, 600 मेंबर्स है, ठीक है। एंड पर ये क्या, अब ये जो मीटिंग है ये इस तरीके से कि एक साइड में क्या है, यहाँ पे एक साइड में फर्स्ट ईस्ट वाले, एक साइड में सेकंड ईस्ट स्टेट वाले, ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, और जो ये थर्ड ईस्ट स्टेट वाले हैं वो क्या है, इनके पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, इनको बैठने की जगह नहीं दी गई, इनको क्या खड़ा करवाया गया। 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड ईस्ट हैड टू स्टैंड एट द बैक द थिंग। The third East State was represented by its more prosperous and educated members. और जो थर्ड स्टेट में जो मेंबर्स है वो कौन थे, ज़्यादा प्रॉस्परस यानी मिडिल क्लास वाले मेंबर्स थे सारे, और जो पीजेंट्स, आर्टिसन, वुमेन से इनको एंट्री नहीं दी गई थी, लेकिन इन्होंने 40,000 जो लेटर्स है वो दिए थे, किसको दिए थे, जो थर्ड ईस्ट स्टेट के जो मेंबर्स है जो वहाँ पे गए थे, एजुकेटेड प्रॉस्परस थे, वो लोग ये 40,000 लेटर्स लेके गए थे रिप्रेजेंट करने के लिए उनके व्यूज़ को, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये था ईस्ट स्टेट जनरल मीटिंग के बारे में। अब इसका देखते हैं कि पहले जो ईस्ट स्टेट जनरल मीटिंग है वो किस तरीके से होती थी। तो जो पहले ईस्ट स्टेट जनरल मीटिंग थी वो इस तरीके से होती है कि जो भी एक ईस्ट स्टेट है, यानी 3 ईस्ट स्टेट है तो 3 ही वोट है आपके पास, यानी फर्स्ट ईस्ट स्टेट का वोट कितना है, एक ही वोट होगा, सेकेंड ईस्ट स्टेट का जो वोट है वो कितना होगा, एक ही होगा, थर्ड का भी क्या होगा, एक ही होगा। अब क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड वाले तो उनको प्रिविलेज मिल रहा था, तो वो क्यों ही मतलब वोट नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट में तो वोट नहीं देंगे, तो वो दोनों साथ में मिल गए तो 2 वोट तो मिल गए उनको, अब वहां पे बचा 1 वोट। तो ये कहाँ से ये मतलब इक्वल बेसिस, मतलब जो ये डिसीजन है वो जस्टिस तो नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट डिसीजन तो नहीं हुआ। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मिडिल क्लास वाले थे इन्होंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी हर एक मेंबर को आपको वोट देना पड़ेगा, और उसके ही बेसिस पे आपको टैक्स इम्पोज करना है या नहीं करना है वो वहाँ डिसाइड होगा। लेकिन पहले क्या था कि तीन स्टेट के 3 वोट थे, अगर 2 वोट मिल गए एक ही डिसीजन पे तो वो डिसीजन बन जाता था, और तो जो थर्ड स्टेट वाले उनके पास तो कुछ नहीं आता था, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों आपस में मिल जाते थे। तो इस तरीके से जो फिर क्या हुआ, जो ये ईस्ट स्टेट जो है इनके पास 1 वोट होना चाहिए। This time to Louis XVI was determined to continue the same practice। जो लुई 16 यानी जो किंग है वो भी कहता था कि इस बार भी वही सेम तरीके से हो, लेकिन जो वहाँ के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, डिमांड किया वोटिंग राइट्स का, जिसमें क्या होगा, जो सारे मेंबर सबके पास वोट होगा और उसी के बेसिस पे क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो किंग है उसने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी, और इसका कॉन्सिक्वेंस यानी आउटकम ये आया कि जो किंग है वो रिजेक्ट कर दिया, जो थर्ड स्टेट वाले मेंबर्स है वो असेंबली से चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे। अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए थे। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, यानी जब अगर पैलेस में नहीं जा पाए तो क्या हुआ, वो टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठे हो गए सारे ग्राउंड ऑफ वेसल्स में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इन नेशनल असेंबली एंड swore not to disperse till they had to drafted a constitution। उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और तब तक बनी रहेगी जब तक वो क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस के लिए, जो क्या करेगा, लिमिट कर देगा पावर किसकी, मोनार्की, यानी मोनार्की पावर क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। अब जो देखते हैं इसके अलावा क्या क्या मतलब इवेंट्स वगैरह हुए थे, जैसे कि कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड र्यूमर्स, एक र्यूमर्स फैला था कि जो विलेज टू विलेज वाला की जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर है वो क्या कर रहे हैं, बैंड्स ऑफ द ब्रिगेड्स को हायर, यानी गुंडे वगैरह जो होते हैं ना इन सबको हायर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे र्यूमर फैली थी। तो क्या बता, इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ द ब्रिगेड्स who were on their way to destroy the ripe crops। जो क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे राइप क्रॉप्स को, जो पकी हुई क्रॉप्स थी, ऑफ द काउट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर। अब जो ये फार्मर्स वगैरह थे ये सारे भी क्या थे, बहुत गुस्से में थे, ठीक है। Fear peasants in several districts seized horse and pitchforks and attacked the chataks। अब जो ये peasants है ये इन्होंने क्या किया, जो कि जो एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाली जो भी इम्प्लीमेंट जो चीज़ें होती है, ठीक है, उन सब का यूज़ किया और उन्हीं से जाकर अटैक किया, क्योंकि उनके पास तो कोई आर्म्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, ना उनके पास कोई वेपन्स वगैरह थे। उन्होंने क्या किया, उन्हीं सब का यूज़ किया, हो जो हॉर्स व्हीकल्स वगैरह थे इन सब का यूज़ करके वो वहाँ पे चैटक्स में अटैक करने चले गए। अब चैटक्स का एक पैलेस है वो तो बहुत बड़ा सा होता है, वो होता है जहाँ पे ये लोग नॉबल्स वगैरह रहते थे, ठीक है। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, इन्होंने क्या किया,
जो ये पीजेंट्स वगैरह थे इन्होंने क्या किया, ग्रेन्स को लूट लिया, जो डॉक्यूमेंट्स है उनको जला दिया। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों जलाया, क्योंकि जो इन्होंने कर्जा वगैरह लिया था, तो इससे क्या, जब डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो इनके पास सारी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उनके पास, तो वो लोग उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए जो भी उनको दिए हुए थे। सबसे पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट जलाए, फिर देखते जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स है वो फ्लड हो गया, यानी भाग गए वो अपने घर से और बहुत दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गया, अलग अलग कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज में। अब ये सब हुआ, अब देखते कि जो किंग है उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, रिवोल्टिंग सब्जेक्ट यानी जो किंग थे, किंग के जो लोग, जो रूल होता है किंग के रूल में, जो रूल चल रहा है किंग का, उसमें जो लोग है वो क्या थे, सब्जेक्ट थे। हम जो रूल है उसमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट्स कौन है, वो लोग हैं। और रिवोल्टिंग यानी रिवोल्ट कर रहे थे वो सारे, तो जो उनकी पावर जो रिवोल्ट कर रहे थे वो सारे सब्जेक्ट, उनकी पावर को देख के उन्होंने क्या किया, जो लुई 16 है उसने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइजेशन टू द असेंबली, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, किसको, प्रिंसिपल ऑफ द पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन द चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर दिया और उसकी वजह से उसकी जो पावर है वो क्या हो गई, लिमिट हो गई थी। अब जो ये, अब देखो 4 अगस्त 1789 में क्या हुआ था कि जो असेंबली है उसने क्या किया, एक डिक्री पास किया, यानी एक आप लॉ मान सकते हो या कोई रूल मान सकते हो कि वो पास किया, एबोलिश क्या फ्यूडल सिस्टम का एबोलिश किया, ठीक है, ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस को एबोलिश किया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, जो मेंबर्स है क्लर्जी के उनको भी क्या करना पड़ा, प्रिविलेज, जो 30 टैक्स लेते थे, वो जो टैक्स लेते थे वो सारा एबोलिश करवा दिया। जो किसके द्वारा लिया जाता था, जो क्लर्जी थे, यानी फर्स्ट ईस्ट स्टेट वालों से लिया जाता, वो एबोलिश करवा दिया। जो लैंड सी ऑन बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, ठीक है, जो लैंड वगैरह थी वो सारी ले ली गई और इसकी वजह से बहुत सारा, मतलब 2 मिलियन लीवर जो है अमाउंट इतना सारा इकट्ठा हो गया था उनके पास। अब देखो कि जो अब ये जो रिवॉल्ट वगैरह हुआ था, जो 3rd डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो उसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज और है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनमें के जो लेड करे थे ये रिवॉल्ट को, उसमें से 2 मेंबर्स ऐसे थे जो क्या थे, जो 3rd स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि किससे बिलोंग करते थे, 1st और 2nd स्टेट से। तो उसके कौन थे, मीराबियो एंड अबेसियस, ये 2 लीडर्स थे। अब जो मीराबियो है वो क्या थे, एक नोबल फैमिली में बोर्न हुए थे, एंड बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, और उन्हें फ्यूडल जो प्रिविलेज मिला था उनको छोड़ने की ठान ली थी। इसके बाद में ये जनरल थे, इन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी थी, पावरफुल स्पीचेस दी, क्राउड को असेंबल किया था वर्सेस में, ठीक है। अबेसियस जो थे वो क्या थे, क्लर्जी, जो प्रीस्ट थे, जो कहाँ से थे, क्लर्जी से, यानी क्लर्जी 1st ईस्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस जो पैम्पलेट होता है वो बनाया था, जैसे कि व्हाट इज द 3rd ईस्ट स्टेट। अब जैसे इसे एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये जो व्हाट इज द 3rd ईस्ट स्टेट है वो किसने दिया था, यानी ये जो फ्रेज है किसने दी थी, अबेसियस ने दी थी। तो अब ये आप देखो, सोचे मीरा भी अबेसियस ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हुआ, इनको ये आ गया कि भाई ये चीज़ें गलत है, इनको दिमाग भी आ गया, इनको इनका मन जो है इस तरीके में चला गया कि अब इनको ये चीज़ें नहीं करनी है। इनको सच का पता चल चुका था कि ये चीज़ें काफ़ी टाइम तक आगे नहीं चल सकती, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग क्या किए, इन्होंने ये चीज़ें समझ गए और इनको प्रिविलेज छोड़ने की इन्होंने बात की, और उसके बाद में ये दोनों प्रोटेस्ट को लेड भी करते हैं। फिर देखते कि वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सल, अब जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी तो उसी वक्त पे क्या हुआ था, फ्रांस में टर्मोइल चला था, किस चीज़ का, जैसे कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ रहा था, जो क्रॉप वगैरह थी वो नहीं हो रही थी, बैड हार्वेस्ट हो रहा था, उसके वजह से क्या हुआ था, प्राइस जो है वो राइज हो रहा था, फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लैक ऑफ फूड प्रोडक्शन होने के कारण क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, यानी बेसिक नीड होती है फूड ग्रेन्स की या कोई भी चीज़ की, तो वो ख़त्म होनी, यानी उनकी कमी होना, तो वो क्या होता है, हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। और इसी की वजह से क्या हुआ, राइजिंग प्राइस, यानी अगर बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, फूड ग्रेन का राइस, तो जो प्राइस है वो राइज होगा, तो ये चीज़ें होने लगी थी। और तो उसी वक्त पे क्या हुआ, विमेंस वगैरह थी। अब देखो सारे तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सब बिजी है, मैन वगैरह, तो विमेन क्या करी थी, वो सारी मिलके जो शॉप वगैरह उनको भी जाके अटैक कर दिया, कि मतलब ये सब बहुत गुस्सा में चल रहा था सब कुछ, ठीक है। फिर इसी टाइम में एट द सेंटर जो किंग जो है उन्होंने क्या किया था, उसने क्या ट्रूप्स को भेज दिया, किस लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट ये र्यूमर फैल गया कि जो ट्रूप्स है वो भेजे गए ओपन फायर करने के लिए, ठीक है।
लेकिन जो किंग है उसने ये क्यों भेजा कि ट्रूप्स को क्या करे, वो सिचुएशन को हैंडल करे और पेरिस की तरफ जाए। लेकिन ये चीज़ें क्या हुई, र्यूमर्स में बदल गई कि जो ट्रूप्स है वो इसलिए भेजे कि उनको ओपन फायरिंग करवाने के लिए भेजा, यानी हमें किल करने के लिए भेजा गया है। तो ये र्यूमर्स के कारण क्या हुआ था, जो 14 जुलाई इंसिडेंट था, जो हमने फर्स्ट और जो फर्स्ट जो हमारी प्रीवियस लेक्चर था उस मतलब उसमें हमने ये चीज़ें कवर अप की थी कि जो 14 जुलाई में जो इंसिडेंट था, यानी जो इवेंट था जिसमें वो जो बेस्टील उसको प्रिजन को क्या कर देते हैं, स्टॉर्म कर देते हैं। तो यहीं से ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन होता था। एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टील। तो यही था जो 14 जुलाई। अब यहाँ पे आया कि हमने पहले क्या देखा, फ्लैशबैक में देखा स्टार्टिंग में, उसके बाद ये पूरी हमने स्टोरी देखी किस तरीके से पीटर सोसाइटी थी, ठीक है, किस तरीके से कितने मेंबर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी, ये सब हमने कवर अप किया था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ था, कि टैक्स इम्पोज क्या आई, फिर जनरल मीटिंग आई, फिर उसके बाद में उन्होंने जो वो चले गए वहाँ से मीटिंग से क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई थी, ठीक है। फिर उन्होंने अपने नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, खुद को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर किंग को एक्सेप्ट भी करना बाद में जाके किंग एक्सेप्ट भी किया। फिर हम देखेंगे जो 14 जुलाई वाला जो इंसिडेंट है वो हो गया, उसके बाद जो है किंग ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था कि जो पावर है वो लिमिट कर दिया। उसके बाद में फ्रांस क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया था। अब इसके बाद हम इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर अप करेंगे कि जो फ्रांस है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था और किस तरीके से उस टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर थे वो किस तरीके से बने थे। तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।